हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स नोट्स चर्चा। तो आज हम इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों को समझेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के एग्जाम में। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर ही किया जाता है। स्रोतों के द्वारा ही हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, हम उसका पुनर्निर्माण तो नहीं कर सकते, मतलब हम उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं कि वो कैसा था। हम उसका पता किस तरीके से लगाएंगे? जो स्रोत हैं उसी के माध्यम से लगाएंगे कि वो कैसा था, और उसकी जानकारी हमें स्रोतों के माध्यम से पता चलेगी। स्रोतों को भी यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में भी 3 हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य, तीसरा है विदेशी साहित्य या वृत्तांत। और पुरातात्विक में है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मृदभांड, चित्रकला, ये सब। बाय वन हम दोनों स्रोतों को डिस्कस करेंगे। पहला है साहित्यिक स्रोत। ये देखो, ये वो स्रोत होते हैं जो साहित्य मतलब कि लिखे हुए रूप में हमें प्राप्त हुए थे। अब इसमें भी है, इसमें पहला है धार्मिक साहित्य या फिर ग्रंथ। जो प्राचीन भारत था उसमें ज़्यादातर जो साहित्य होता था वो धार्मिक होता था, क्योंकि उस प्राचीन भारत में धर्म जो होते थे ना, उनका ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था। अब इसमें बहुत सारे साहित्य आते हैं। पहला आता है हमारा वेद। धार्मिक साहित्यों को ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। वेद धार्मिक ग्रंथों में वेदों का प्रथम स्थान है। वेद विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, मतलब कि सबसे पुराने ग्रंथ हैं, और विश्व की प्रथम रचना भी है। सबसे पहले वेदों की ही रचना हुई थी। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों का जो ज्ञान था वह वेदों में ही संग्रहित है। वेद 4 होते हैं, मतलब वेदों के 4 प्रकार आते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम है, मतलब कि सबसे पुराना है। दूसरा साहित्य है आरण्यक। आरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन। इन ग्रंथों को वनों में पढ़ा जाता है। आरण्यक 7 प्रकार के होते हैं: ऐत्रेय, तैत्रेय, मैत्रेयी, याधिनी और तलकार। तीसरा है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, मतलब कि इन ग्रंथों के समीप बैठकर अध्यात्मक का गंभीर चिंतन है। जो इन ग्रंथों का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ज्ञान की जिज्ञासा, मतलब कि जो हमारी नॉलेज के प्रति क्यूरियोसिटी होती है उसे उत्पन्न करना। इन्हें ना ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। महाकाव्य वैदिक साहित्य, मतलब कि वेदों के बाद महाकाव्य को मुख्य स्थान प्राप्त है। महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं हमारी रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महाभारत से पहले ही हो गई थी। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने और महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की है। इन महाकाव्यों से हमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कैसी थी। पांचवा है पुराण। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, मतलब कि बहुत ही पुराना है। इसके अंतर्गत धर्म, इतिहास, आख्यान, इन सब का ना समस्त साहित्य हमें पता चलता है। पुराण वैसे 18 हैं, लेकिन इतिहास की दृष्टि से ना मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, भविष्य और अग्नि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धार्मिक साहित्यों में ही अब हमारे नेक्स्ट हैं बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। बौद्ध साहित्य के मुख्य ग्रंथ हैं जातक और पिटक। इनके ज़्यादातर ग्रंथ पाली और संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ पिटक है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। दूसरा है जातक साहित्य। बौद्ध ग्रंथों में प्राचीनतम जातकों को माना जाता है। जातक कथाओं में हमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का विवरण मिलता है। जो जातक कथाओं की संख्या है वो 549 है। बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य भी हैं, जैसे कि महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवदान, बुद्धचरित आदि। अब दूसरा है जैन धर्म से संबंधित साहित्य। जैन ग्रंथों में आगम साहित्य सर्वोपरि है। इस साहित्य में 12 अंग या द्वादशांग हैं। जैन धर्म के अन्य ग्रंथ हैं कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। अब हम गैर धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे। ये साहित्य वे साहित्य होते हैं जो कि किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं होते।
ये लोक साहित्य होते हैं जो कि लोगों से संबंधित होते हैं या फिर उनके जीवन चरित्र से संबंधित होते हैं। अब इसमें पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को तो देखो हर कोई जानता होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने की थी। इस ग्रंथ से हमें नंदवंश था ना, उसके पतन का उसका जो पतन हुआ था उसका पता और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें राजनीति और कूटनीति के बारे में भी पता चलता है। अब दूसरा है मुद्रा राक्षस। इस नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें से हमें चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंदवंश की समाप्ति और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में पता चलता है। कालिदास के ग्रंथों में तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है। उनका एक ग्रंथ है मालविकाग्नि मित्र, उसमें पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं के बारे में पता चलता है। जीवन चरित्र, प्राचीन काल में अनेक राजाओं के जीवन चरित्र लिखे गए थे जो कि इतिहास के प्रमुख स्रोत भी हैं। पहला है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है हर्षवर्धन के बारे में। विक्रमदेव चरित्र, राजा विक्रमादित्य के बारे में लिखा गया है विल्लड़ द्वारा। अब हमारे आते हैं विदेशी साहित्य। विदेशी ग्रंथों में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत शामिल है, अर्थात जो विदेशी यात्री थे जो भारत में यात्रा करने हेतु आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो भी भारतीयों के बारे में, भारतवासियों के बारे में देखा समझा, उन्होंने वो सब अपने विदेशी ग्रंथों में सम्मिलित किया। अब इसमें पहला है यूनानी यात्री। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में अपने समय के फारस और भारत के संबंध का वर्णन किया। अब आप यही तो जानते होंगे जो हेरोडोटस है उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, मतलब कि इतिहास के जनक ही हैं वो। अब दूसरे हैं चीनी यात्री, हैन त्सुआंग और फाहियान। ये दोनों ही बहुत मशहूर चीनी यात्री हैं। इन्होंने अपनी जो वृत्तांत था उसमें हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा। तीसरे हैं अरबी यात्री। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय समाज का एक विस्तृत विवरण दिया है। जो भारतीय समाज था उसका एक बड़ा सा विवरण दिया है कि वो कैसा था इसके बारे में। तो अब हमारे साहित्यिक स्रोत पूरे हो चुके हैं। अब हम पुरातात्विक स्रोतों को समझेंगे। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जो हमें उत्खनन, मतलब कि खुदाई के दौरान जो हमें प्राप्त हुए थे ना वो। अब खुदाई के दौरान हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, जैसे कि कुछ अभिलेख मिले थे, कुछ पुराने सिक्के मिले थे, कुछ मिट्टी के बर्तन जिन्हें मृतभांड भी कहा जाता है, ये सब मिले। तो अब हम इन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। पहला है अभिलेख। भारत का इतिहास देखा जाए तो अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो अभिलेख हुआ करते थे वो पत्थर की पतली चादरों, स्तंभों, धातुओं की पट्टी, मतलब कि पतली सी पट्टी तथा जो मिट्टी के वस्तु होते थे ना उस पर लिखे जाते थे या फिर कहीं उत्कीर्ण किए जाते थे, क्योंकि ये एक पेज और पेंसिल वाली बात नहीं है। ये जो धातु है, ये जो मिट्टी है, इन पर लिखना बहुत ही मुश्किल बात हुआ करती थी। धातु और पत्थर पर ये एक नुकीली चीज़ से खोद कर उसे लिखा जाता था। यही अभिलेख हुआ करते थे। अभिलेख ज़्यादातर ठोस वस्तुओं पर लिखे जाते थे ताकि ये लंबे समय तक रहें। अभिलेख विभिन्न भाषाओं में लिखे जाते थे, पाली, प्राकृत, इन सब में। अशोक के काफ़ी शिलालेख और स्तंभ लेख मिले हैं जो कि काफ़ी पुराने थे। दूसरा है हमारा सिक्के या कहें मुद्राएं। भारत के जो प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहते थे, क्योंकि देखो जैसे कि जो हमारे अभिलेख थे, जैसे मैंने बताया कि उन्हें एक नुकीली चीज़ से खोद कर लिखा जाता था। उसी तरीके से जो हमारे सिक्के थे उन्हें भी ना, उन पर भी कुछ चित्रित किया जाता था, उन पर कुछ चित्र बनाए जाते थे, वो भी ना उन्हें ठोक कर लिखा जाता था, उन चित्रों को बनाया जाता था, मतलब कि उन्हें आहत करके, चोट देकर उन्हें इस तरीके से बनाया जाता था, इसलिए उन्हें आहत सिक्के कहते थे। सिक्के कई प्रकार के होते थे, जैसे कि तांबे के, चांदी के, सोने के और शीशे के बने होते थे। सोने के जो लिखित सिक्के थे वो सबसे पहले ना कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, और जो गुप्त शासक थे ना उन्होंने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त को ना एक सोने के सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्हें वीणा बजाना अच्छा लगता था। अब जो सातवाहन थे उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे।
गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के थे ना, उन्हें दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। सिक्कों का जो महत्व था ना, गुप्त काल के पतन के बाद ही ना घट गया था। अब नेक्स्ट है स्मारक। स्मारक प्राचीन स्मारकों द्वारा ही हम इतिहास की संस्कृति, उसके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। इनसे तत्कालीन लोगों के सौंदर्यात्मक विचार, मतलब उनके खूबसूरत और अच्छे अच्छे जो विचार थे उन्हें जान सकते हैं। उसी के साथ तकनीकों के ज्ञान के स्तर, मतलब कि जो उनके तकनीकों का जो ज्ञान था, उसका जो लेवल था, उसे भी जान सकते हैं। स्मारकों के अंतर्गत आते हैं हमारे भवन, मूर्ति और भित्ति चित्र। इनसे तत्कालीन धर्म तथा कला को समझने में सहायता मिलती है। इसके कुछ अन्य स्रोत भी हैं। मानव निर्मित वस्तुओं जैसे पाषाण अस्त्र और मृदभांड, जैसे मैंने बताया था ना, मिट्टी के बर्तन द्वारा तत्कालीन समाज के बारे में भी पता चलता है। अब चौथा आता है चित्रकला। चित्रकला से प्राचीन भारत के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, कला, जीवन शैली तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था का पता चलता है। एक चित्रकला ये है जो हमें बता सकती है कि जो प्राचीन भारत के लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत समझ आए हों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।